नमस्कार। इधर देश में एक चुनावों की जो हंगामा है उसके बीच में अचानक रेलवे की भर्ती को लेकर के काफ़ी हंगामा हुआ और लगा कि लोगों को सच्चाई का एक पता लगा कि साहब एक 35-36 हज़ार पदों के लिए सवा करोड़ लोगों बच्चों ने हिस्सेदारी की है और उनकी तैयारी और जो उनके पदों की भर्ती है, उसको देरी को लेकर के उसमें उसमें उनमें गुस्सा दिखा। लेकिन साथ-साथ इधर एक जो सबसे बड़ा मतलब माना जाता है सेना और उसमें भाग लेने वाले जवान, तो उनकी भर्ती को लेकर के भी एक अचानक एक और विवाद पता लगा है और उसमें भी ये पता लगा कि साहब वहाँ पर भी 2 साल से लगभग 2 साल से जवानों के स्तर की भर्ती रुकी हुई है। तो चाहे आर्मी का मामला हो या एयरफोर्स का हो या नेवी का भी लगता ऐसा ही है, कुछ कम कुछ ज़्यादा। लेकिन अब सवाल ये है कि आखिर ये ऐसा क्यों हो रहा है? क्या ये सरकार की तरफ से ऐसा दिशा निर्देशों के तहत हो रहा है? क्या ये मैं जब क्या शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ तो बहुत ध्यान देने की बात है। आज से 3-4 साल पहले 2017 में शायद जनरल डीवी शेखटकर समिति की जो रिपोर्ट आई थी, उसके बाद कुछ कहा गया था और उसमें ये कहा गया था कि जो अंग्रेजी की कहावत है टीथ टू द टेल रेशियो मतलब जो सीमा पर तैनात सिपाही होते हैं, उनको आवश्यक सामान पहुँचाने वालों का अनुपात क्या होना चाहिए और आज की तारीख में जब ये सिलसिला शुरू हुआ था, वो और तब अंतर काफ़ी हो गया है। तो अब उसके बाद से ऑफ़िसर, ऑफ़िसर्स और अन्य रैंक के 57,000 पदों को पुनर्नियोजित किया जाना था। इसके बाद अब जो है इधर फिर 3 साल तक सब कुछ ठीक चला है और 2020 के बाद से अचानक कुछ ऐसा हुआ है कि भर्ती होना बंद हो गई है। तो इस पूरे संवेदनशील मामले को लेकर के क्योंकि इधर छात्रों का विवाद सामने आया, उन्होंने धरना प्रदर्शन किए, लाखों ट्वीट हुए इस मामले में जो कि मिलिट्री ऐसी जगह के लिए नहीं होने चाहिए थे लेकिन हुए हैं, ये एक सच्चाई है। तो इस पूरे मामले को समझने के लिए हमने एक बड़ा-सा पैनल रखा है और उनसे पूरी बातचीत करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि देश के की सीमा की रक्षा करने वाले जवानों में जो आकांक्षा है, जो जो जवान बनना चाहते हैं, उनके सामने ऐसी दिक्कतें क्यों हो रही हैं? और इस पूरे मामले पर बातचीत करने के लिए हमारे पास साथ हैं जनरल यश मौर्य साहब। जनरल यश मौर्य साहब का बहुत बड़ा अनुभव है और विभिन्न स्तर पर उन्होंने काम किया है। जब आप जानते ही जनरल हैं और बहुत बड़े पद पर रहे हैं और हमारे साथ हैं ऑनरेरी कैप्टन अम्बरीश जो बच्चों को पढ़ाते सिखाते रहते हैं और एक गुरुजी भी हैं जो सही में इन ऐसे बच्चों को ट्रेनिंग देते हैं बाकी उनको शुरुआती दौर पर उसको पूरा बताने की कोशिश करते हैं प्रतीक साहब इनकी अपनी कोचिंग जी की है सर। बहुत धन्यवाद तो सर। जनरल मोहन साहब आपसे शुरुआत करते हैं ये क्या मामला है क्योंकि आपने इसमें पहल भी की थी और आप इस मामले में रक्षा के अधिकारियों से मिले भी थे बड़े लेवल पे बात भी की थी क्या मामला है ये हम आपके ही मुंह से जानना चाहेंगे जनरल मोहन साहब श्रीवास्तव जी, पहली बात तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूं कि आपने इस मुद्दे को उठाया है क्योंकि ये मुद्दा गांव में कस्बों में पिछले 2 साल से खासतौर पे पिछले 1 साल से बहुत गहमा-गहमी चल रही है लेकिन ये देश के जो है हेडलाइन न्यूज नहीं बना है इसके बारे में कोई अखबार लिख नहीं रहा है बहुत कम लोग इसके बारे में चर्चा कर रहे हैं जबकि इलेक्शंस हैं उत्तर प्रदेश में पंजाब में और इन दोनों स्टेट से काफी लोग सेना के अंदर आते हैं अब मामला यह है कि 2000 एयरफोर्स का तो 2019 में जो एग्जाम हुए थे बच्चों के वो अब तक भर्ती नहीं हुए आर्मी में तो 2020 से जब से ये कोरोना का लॉकडाउन लगा था मार्च 2020 से उसके बाद कोई भर्ती नहीं हुई है और हमारे ट्रेनिंग सेंटर तकरीबन खाली है क्योंकि जो जवान उस टाइम रिक्रूट भर्ती थे वो ट्रेनिंग करके चले गए और इसका जो मुझे लगता है 2-3 इश्यूज है आपने क्या शब्द का इस्तेमाल किया मैं अब गवर्नमेंट में नहीं हूँ रिटायर्ड हूँ लेकिन क्योंकि धरातल से जुड़ा हूँ गांव से जुड़ा हूँ गांव का रहने वाला हूँ तो मुझे जो लगता है इसमें 2-3 मसले हैं एक तो इसमें लाखों बच्चे ऐसे हैं जो कई कई महीने मेहनत करते हैं फिजिकल एग्जाम पास करने के लिए रिटर्न एग्जाम पास करने के लिए मेडिकल एग्जाम पास करने सेना में जवान भर्ती होना आज के दिन आसान काम नहीं
और एक्स और वाई ग्रुप में नेवी में भर्ती होना इज वेरी वेरी डिफिकल्ट। वो एग्जाम ही इतना टफ है। और मेरी आपसे रिक्वेस्ट ये है कि जो टेक्निकल टर्म है उसको थोड़ा सा साफ करते जाइए। जैसे आपने कहा कि एक्स और वाई ग्रुप, तो वो एयरमैन की भर्ती का होता है, वो आप बता दीजिए। या ये जो CASB का जिक्र आया, तो सेंट्रल एयरमैन सिलेक्शन बोर्ड होता है, वो बताते चलें ताकि आम पाठक भी इस चीज को समझ सके, आम दर्शक भी इस चीज को समझ सके। ये जितनी हम श्रीवास्तव जी हम बात कर रहे हैं, ये हम अदर रैंक्स की भर्ती की बात करें। पहली बात तो ये है, इसमें ऑफिसर्स, कुछ जगह JCOs भी डायरेक्ट आते हैं, उनकी बात नहीं करें। अदर रैंक्स इसमें टेक्निकल नॉन टेक्निकल, मतलब बिल्कुल GD जो कि ग्राउंड ड्यूटी करने वाले हैं या जनरल ड्यूटी वाले सिपाही हैं, से लेकर टेक्निकल जिन्होंने बनना है, ड्राइवर बनना है, मैकेनिक बनना है, मेडिकल की साइड जाना है, रडार ऑपरेट करना है, मिसाइल ऑपरेट करनी है, एयरक्राफ्ट टेक्नीशियन है। ऐसे ही मिलिट्री में इन्फेंट्री, आर्मर, आर्टिलरी, सब तरह की जो है आर्मी के अंदर भर्ती जो है बंद है। तो इसमें लाखों बच्चे अपीयर होते हैं एग्जाम के अंदर हर साल, और फिर ये जो क्वालिफाई करते हैं और फिर पहुंचते हैं ट्रेनिंग सेंटर, वो उनकी जिंदगी के बहुत बड़ी महत्वाकांक्षा होती है वर्दी पहनने की, और बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं। मैं आपको बता नहीं सकता। आप प्रतीक को सुनेंगे या कैप्टन अमरीश को सुनेंगे, जो एक्चुअली में बच्चों के साथ देखते हैं दिन रात एक करके, तब कहीं जाके बहुत छोटा परसेंटेज, लाखों भर्ती में खड़े होते हैं, छोटा परसेंटेज पहुंचता है। इट इज एज डिफिकल्ट एज बिकमिंग एन ऑफिसर, ये मैं बता दूं आपसे। तो ये बच्चे थोड़े डिसइल्यूजन्ड है, इनकी उम्र निकली जा रही है। किसी का मेडिकल हुआ था, मेडिकल की मियाद श्रीवास्तव साहब सिर्फ 6 महीने है। 6 महीने में अगर आप भर्ती नहीं हुए तो दोबारा मेडिकल करना पड़ेगा। हो सकता है अभी आप अनफिट हो जाए। तो कईयों का फिजिकल हुआ है, रिटर्न एग्जाम नहीं हुआ है। तो ये बहुत गहरा मसला है। और एक और चीज मैं बता दूं इससे पहले कि आप बाकी लोगों से डिटेल में बात करें, कि बहुत से लोग फौज में जो नौकरी कर रहे हैं, जिनकी 15, 16, 17 साल सर्विस हो गई है, वो छोड़ना चाहते हैं, वो वो एक अलग मामला है मेरे ख्याल से, उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। ये जो अभी आप जिक्र कर रहे थे एक्स और वाई ग्रुप का, जो एयरमैन की भर्ती के लिए होती है, जिसमें जो आप कह रहे थे बहुत कम टाइम होता है, 19.5 साल उनकी एंट्री एज होती है, और एग्जिट एज भी जो है वो 21 साल हो जाती है। मतलब उसके बाद से वो नहीं लिए जाते हैं, तो बहुत कम समय होता है। ये बात बिल्कुल सही है। और साल में पहले 2 बार भर्ती होती थी, और ये भर्ती की प्रक्रिया 6 से 8 महीने में पूरी हो जाती थी, जो नहीं हो पा रही है। और मेरे ख्याल से शायद लास्ट एग्जाम जुलाई 21 में हुआ था, और उसके बाद तो रिजल्ट नहीं आया। तो मैं अब प्रतीक जी से जानना चाहता हूं कि प्रतीक, इसमें क्या दिक्कत आप देख रहे हैं, और बच्चों के लिए खास तौर से क्या देख रहे हैं, जो नए युवा जो हैं, जो देश की सीमा की रक्षा के लिए जाना चाहते हैं, उनके सामने इस तरीके से देरी होने से उनमें कितना हतोत्साहित हो रहे हैं वो? देखिए, मैं पहले कुछ बातों को क्लियर कर देता हूँ। सबसे पहले तो मेरा सबको नमस्कार है, आपने मुझे मौका दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। इसमें जैसे एयरफोर्स एक्स वाई ग्रुप है, जैसे एयरफोर्स एक्स को हम टेक्निकल ब्रांच बोलते हैं, वाई को हम नॉन टेक ब्रांच बोलते हैं। उसी प्रकार नेवी के अंदर होता है AA आर्टिफिशियल अप्रेंटिस, उसको हम टेक्निकल बोलते हैं। SSR होता है, सीनियर सेकेंडरी रिक्रूटमेंट होता है। उसी प्रकार आर्मी के अंदर 2 होते हैं, GD और क्लर्क को टेक और GD को हम नॉन टेक बोलते हैं। समस्या क्या है सर कि आप देखिए, मेरे हिसाब से जितना मेरा एक्सपीरियंस पिछले 7 सालों का रहा है, बच्चों के साथ जो निरंतरता जुड़ाव है, बच्चों को पढ़ाना, उनको काउंसलिंग देना, ऑफिसर लेवल में आप उतना कंपटीशन नहीं देखेंगे जितना कंपटीशन यहाँ पर एयरफोर्स के, जो आर्मी या नेवी में जो जूनियर ब्रांच में होता है, जो सिपाही ब्रांच में होता है, उनको OR बोलते हैं, ऑफिसर, मतलब हमारी फौज की लैंग्वेज में PBOR, पर्सनल बिलो ऑफिसर रैंक होता है सर। तो उसमें क्या होता है, NDA में 16.5 वर्ष से आप लोग एलिजिबल हो जाते हैं, तो वहां पर 18.5 तक की साइकिल होती है। उसके बाद में आपको ग्रेजुएशन बेस पर बहुत सारी एंट्री मिल जाती है ऑफिसर लेवल पे, जबकि जवानों के लेवल पर आपके पास एक सर्टेन एज लिमिट है सर। उसके बाद आप आर्मी उसमें नहीं जा सकते एज जवान, क्योंकि ये जो बच्चे हैं, ये पृष्ठभूमि गांव से होती है, तो इनके पास एक सर्टेन एज होती है सर, जिसके अंदर ये लोग अपनी मेहनत करते हैं, दौड़ लगाते हैं सर। मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ, आर्मी की 2 साल से नहीं, बच्चों का फिजिकल क्लियर है, मेडिकल है, 6 महीने, जैसे सर यश मोहर साहब ने बताया है, 6 महीने के बाद एक्सपायर होता है। उसी प्रकार सेम कहानी एयरफोर्स वालों के साथ है सर। एयरफोर्स वाले बच्चों का इनरोलमेंट अब तक रुका हुआ, जो कि बहुत पहले हो जाना चाहिए था। लगभग 1 साल उसको हो गया सर, अब तक इनरोलमेंट नहीं हुआ, मतलब ज्वाइनिंग ही नहीं मिली बच्चों को, ट्रेनिंग सेंटर खाली पड़े हैं। मैं ये समझ नहीं पा रहा हूँ कि सरकार ऐसी कौन सी योजनाओं पर काम कर रही है कि ट्रेनिंग सेंटर खाली है और रंगरूटों को नहीं लिया जा रहा है।
दूसरी बात सर, उसी के अंदर बच्चों का एग्जाम 12 से 18 जुलाई को हुआ था सर, 12 से 18 जुलाई को पेपर हुआ था, जिसका रिजल्ट 25 दिन में आ जाता है। अभी आने वाला जुलाई आ गया है सर, अभी तक कोई अता पता उस चीज का नहीं है। तीसरी बात नेवी के लिए सर, मैंने नेवी पे खुद कोर्ट केस किया उसके लिए कि परसेंटेज के आधार पर बच्चों को भर्ती किया गया। आप यकीन नहीं मानेंगे सर श्रीवास्तव सर कि आईसीजी इंडियन कोस्ट गार्ड जो कि बहुत ही कम रिक्रूटमेंट करती है, उसने पेपर ऑनलाइन कंडक्ट करा लिया सर कोविड के टाइम पर भी, जबकि बार बार ड्यू टू कोविड पैंडेमिक बोल बोल के रैलियां हुई, चुनाव हुए खूब सर, सारे सरकार ने अपने सारे कार्यक्रम किए, लेकिन फौज के बच्चों को मौका नहीं मिला सर, सिर्फ किस बात पे, ड्यू टू कोविड पैंडेमिक। वैक्सीनेशन सर हरियाणा गवर्नमेंट को देख लीजिए, तमाम एग्जाम कंडक्ट कराए गए हैं। आखिर ऐसी क्या बातें हैं जो अभी तक भारतीय सेनाओं में जवानों की भर्ती नहीं खोली जा रही है सर। इसी बीच मैं कुछ बातों को और रखना चाहता हूं। एग्जाम साइकिल होता है सर, आपने सही कहा 6 से 8 महीने का, नई वैकेंसियों का अता पता नहीं है, जिससे बच्चों में भयंकर निराशा है सर। जो बच्चे इनरोलमेंट के लिए अपने आप को क्लियर कर चुके हैं, उनकी वैधता 21 साल तक होती है, मतलब 21 साल तक आप अंदर आ सकते हैं, लेकिन 21 साल पूरे हो चुके हैं सर, बच्चे 22 साल के हो चुके हैं। वहीं आप मेडिकल वालों को देखिए, 6 महीने का मेडिकल वैलिडिटी होता है। मैं खुद मैंने धरना प्रदर्शन 2 फरवरी को किया था सर, मैं खुद गया था सीएसबी, मेरे वहां के सेक्रेटरी साहब से बात हुई बकायदा, वहां के दिल्ली पुलिस प्रशासन ने हमारी पूरी मदद की, हम वहां गए सर, जहां पर जनरल ग्रुप कैप्टन अरोड़ा सर आए, रिपु दमन सर विंग कमांडर सर थे, वहां पर उनसे मेरी बात हुई। मैंने कहा सर आप कुछ तो बताइए, आप एक नोटिस को हर 1 महीने के बाद बोल देते हैं कि ड्यू टू एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन, ड्यू टू एडमिनिस्ट्रेटिव, जबकि सेंट्रल एयरमैन सिलेक्शन बोर्ड इज अ गवर्निंग अथॉरिटी, भाई उसके ऊपर तो एओपी आता है सर। जैसे एयरफोर्स जो होता है, एयरफोर्स के अंदर एओपी एक होता है जो कि पर्सनल को रिक्रूट करता है, ऑफिसर और जवानों को, जो डिसाइड करता है कि इतनी वैकेंसी है, इतने ऑफिसर कितनी जवानों की, उसके ऊपर एमओडी होता है सर। तो कहीं भी मतलब कोई क्लियर विजन हमको नहीं मिला। 20 मिनट की बात हुई मेरी उनसे, उन्होंने कहा कि सर हम प्रयास करें। मैंने कहा सर प्रयास करें तो आखिर कितना वेट करें, बच्चों ने ट्वीट कर लिए सर, मैं खुद सीएसबी में बच्चों के साथ वहां पर गया, मैंने कहा सर कोई तो एक ऐसा संतोषजनक जवाब दीजिए कि हम कितना आखिर वेट करें। नेवी की सुन लीजिए सर, कोविड पेंडेमिक में पेपर करा लिया ऑफलाइन, 10,000 बच्चों को मौका मिला। आप जान के सब लोग चौंक जाएंगे, पैनल में एक एमआर होता है, मैट्रिकुलेशन रिक्रूटमेंट, जहां पर कट ऑफ 100% लगती है सर। मतलब अगर आपको डी ग्रुप का कर्मचारी बनना है फौज में, तो आपको 100% मार्क्स चाहिए सर। क्या मतलब देश किस तरफ जा रहा है, मैं इस बात को ही लेके मतलब अंधकार में है कि 100% वाले बच्चे का पैमाना सिर्फ ये रहे। प्रतीक, आप ये जरूर बताइए कि साहब ये नेवी में जो बिल्कुल निचले स्तर पे जवान होते हैं, जवान कोई निचला स्तर का नहीं होता है, जवान जवान ही होता है, वो उस जो सेलर होता है वो 100%, और कुछ स्टेट वाइज वो बाइफरकेशन हो गया है शायद, स्टेट वाइज बिहार का होगा तो 80% 85% पे होगा, पंजाब हरियाणा का होगा 100% पे होगा। ये जनरल मोर आप बताना चाहेंगे या अमरीश साहब बताना चाहेंगे, ये कैसे होता है, क्या होता है सर? जनरल मोर आप ही बता। मैं 1 मिनट बोल देता हूँ सर। देखिए सर, एयरफोर्स में होता है नेशनल लेवल पर भर्ती, एक्स और वाई ग्रुप का, जबकि नेवी के अंदर डबल ए होता है नेशनल लेवल पर, लेकिन पता नहीं क्यों एसएसआर स्टेट लेवल पर होता है। और स्टेट लेवल पे श्रीवास्तव सर जब 95% कट हो जाता है, जबकि नोटिफिकेशन में बोला था कि सर 50% चाहिए आपको 60% चाहिए। जब आपको रोल नंबर ही 90 वाले का देना होता है तो आप 60 वाले को क्यों बुलाते हो? उसके ऊपर माननीय एक सांसद महोदय ने उसके ऊपर संसद में आवाज उठाई थी, तो उसके ऊपर बाद में ये सर, ये जो ऑनलाइन एग्जाम हुआ है ये 17 के बाद हुआ है सर। मेरे ख्याल से जनरल मोर इसमें थोड़ा सा ज्यादा उससे डिटेल बता पाएंगे। हाँ, मैं जो देख रहा हूँ श्रीवास्तव साहब, ये एयरफोर्स की भर्ती का तरीका अलग है, आर्मी का अलग है, नेवी का अलग है। तो चाहिए हमें, जब एक एमओडी के नीचे है और अभी तो सीडीएस भी अपॉइंट हो गया है और हमारे पास डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स है, क्यों नहीं ये स्ट्रीमलाइन हो सकता? अब क्यों नहीं स्ट्रीमलाइन हो सकता? आर्मी, नेवी, एयरफोर्स का एक तरीके से हो, क्योंकि अदर रैंक्स में जब हम ले रहे हैं, पीबीओआर में, पर्सन बिलो ऑफिसर्स रैंक में, तकरीबन सेम पे एंड अलाउंसेस है, सेम कंडीशंस ऑफ सर्विस है, सेम क्वालिफिकेशन तकरीबन मांग रहे हैं। तो क्यों नहीं एक एग्जाम होता जैसे एनडीए का एग्जाम होता है, ऑल इंडिया पे ले, और देश के स्टेट वाइज क्यों ले आप बच्चे? अब क्यों नहीं असम का बच्चा और पंजाब का बच्चा और गुजरात और केरला का बच्चा? जो हमें तो बेस्ट सोल्जर चाहिए ना, बेस्ट सेलर चाहिए, बेस्ट एयरमैन चाहिए, बेस्ट सोल्जर चाहिए। उसके लिए हमें चाहिए एक प्रक्रिया, एक पॉलिसी, एक टेस्ट होना चाहिए सबके लिए। मैं हैरान हूं, अभी भी इतने साल के बाद हम जो है इस टाइप से टेस्ट कंडक्ट करा रहे हैं और बच्चे कंफ्यूज हैं। ये तो आपने नीतिगत बात की, होना चाहिए, निश्चित रूप से होना चाहिए, एक समान होना चाहिए। अमरीश साहब, ये क्यों ऐसा होता है?
कि साहब ये तो परसेंटाइल के हिसाब से हो रहा है कि 100% वाला लड़का पंजाब हरियाणा का तो 100% उसके मार्क्स आने चाहिए +2 में, या जहां पे भी जैसे भी होता है जहां से जोड़े जाते हैं मार्क्स, और बिहार के लिए ऐसा तो क्यों किया जाता है? ऐसा कुछ अंदाजा है आपको? देखिए, इसका अंदाजा मेरे ख्याल से परसेंटेज का हिसाब किताब सबका एक होना चाहिए। जो अलग अलग है, हरियाणा का इतना, उत्तर प्रदेश का इतना है, पंजाब, वो नहीं होना चाहिए। बंदा जो टेस्ट दे रहा है उसके परसेंटेज के बेस पे होना चाहिए। जो नहीं तो इस तरह क्यों से किया जाता है? मैं ये जानना चाहता हूँ क्यों किया जाता है। जनरल मोर, इसमें कुछ आप प्रकाश डाल सकते हैं? जो मेरे को जो इसमें मुझे इतना ये प्रतीक ज्यादा अच्छे से बता पाएंगे, क्योंकि वो जवानों के साथ, मैं ऑफिसर्स एंट्री के बारे में ज्यादा नॉलेज है और आर्मी की है, बट आई थिंक प्रतीक आपको अच्छे से आंसर करेंगे कि ये परसेंटेज का मसला क्यों आया। प्रतीक, देखिए आप जी, मैं कुछ बातों पर प्रकाश डालता हूं सर। देखिए, ये जो आर्मी भर्ती, वो तो सर एआरओ होते हैं हर एक जिले में, वहां से वो भर्ती कर लेते हैं। एयरफोर्स का पैमाना क्या है सर? मैं आपको बताना चाहता हूँ, लोगों की नजरों में लाना चाहता हूँ कि एयरफोर्स में दक्षिण के जो राज्य है वहां से कम कंट्रीब्यूशन रहता है सर। आप यकीन नहीं करेंगे, माहे एक ऐसा प्रांत है सर, मैं आपको बताना चाहता हूँ, जहां पर पिछले 7 साल में कोई एक व्यक्ति एयरफोर्स में नहीं है, फ्रॉम द लास्ट 7 years। तो गुजरात से बहुत कम लोग, तो वहां पर क्या है, ये लोग रैली करते हैं, एडवर्टीजमेंट करते हैं, चेतना जगाने के लिए सर, ताकि वो लोग भी फौज का हिस्सा बने। इसीलिए जो कुछ भागों में रैली कंडक्ट होती है एयरफोर्स में। वही नेवी का भी यही रहता है, क्योंकि 2017 में कोर्ट केस पढ़ा मैंने, ओंकार चौधरी ने किया था कि आप ऐसा क्यों बाइफर्केशन करते हैं। तो वहां पर सुप्रीम कोर्ट ने खुद ये माना था, हाई कोर्ट ने माना था कि वहां पर क्या होता है, हर एक राज्य में उनको प्रतिनिधित्व चाहिए ताकि लोगों में जिज्ञासा है, देश प्रेम आगे बढ़े सर। इसीलिए कुछ भागों में वो स्टेट लेवल पर है। ओके, तो अब क्या, क्योंकि आपने धरना प्रदर्शन किया, मिले भी आप, तो क्या आपको लग रहा है कि क्या गवर्नमेंट का रिस्पांस है, या अफसर, गवर्नमेंट नहीं अफसरों का क्या रिस्पांस है, क्या वो बता रहे हैं, या कोई नीतिगत मामला है? फिर मैं अगले सवाल पर आता हूँ। सर, मैंने जैसे आपको बताया कि मैंने सेक्रेटरी साहब से बात की थी, ग्रुप कैप्टन अरोड़ा सर वहीं पर थे, हम 3 लोगों को बुलाया गया था, मैं बकायदा मिलने गया सर। बच्चे बिहार, अलग अलग राज्यों से वहां पहुंचे हुए थे। मैंने कहा सर, आप एक वैलिड रीजन बता दो मुझे, भाई क्या दिक्कत है? भैया 2 महीने का समय लगेगा, हम वेट कर लेते हैं। जिन बच्चों का एज जाती जा रही है सर, देखो कितने इंटेक मिस हो गए। जो बच्चा मान लो 12वीं पास हुआ होगा, उसमें कितना समय उसको लग गया, उसका तो सारे चांस ही चले गए सर। तो उन्होंने कहा कि ये सब मैटर ऊपर एमओडी को हमने भेज रखा है, हमने एयरफोर्स के हायर अथॉरिटी को बताया, लेकिन कितनी बार वो हायर अथॉरिटी को बताएंगे? बच्चे फोन करते हैं, बकायदा माँ बाप बहुत परेशान है सर। बच्चों के लाखों सपने, मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूं सर, आप गांव की पृष्ठभूमि के ऊपर जब आप इन बातों को जाकर देखेंगे तो बच्चे इतने हतोत्साही से, 3 बच्चे सर सुसाइड अटेम्प्ट कर चुके हैं कि हमारे क्या भविष्य है आगे। इतना सब कुछ करने के बाद सर 1.6 किलोमीटर का मापदंड मैं आपको बताना चाहता हूं। एक बच्चा खड़ा खड़ा आपको बता देगा कि इतनी दूर 1.6 किलोमीटर, इतनी जबरदस्त मेहनत की है सर उन लोगों ने, जबकि उन्होंने कोई संतोषजनक उत्तर नहीं दिया। बीच में ये आया था कि टूर ऑफ ड्यूटी इंप्लीमेंट कर रहे हैं, कहीं से जानकारी ये मिली कि थिएटर कमांड बना रहे हैं, उसके ऊपर भी कोई, जबकि 2 साल हो चुके, क्या वो थिएटर कमांड बनी रही है? या उसके ऊपर कम से कम इन बच्चों को ले लेते, क्योंकि इनका एज ना जाती। कुछ लोगों ने कहा, जो मेरे साथी लोग कार्यरत हैं एयरफोर्स के अंदर, उन्होंने मुझे सुझाया है कि इसमें 1-2 महीने का समय और लगेगा। कुछ सर्विस रूल्स के ऊपर इन लोगों का कुछ प्लानिंग चल रहा है कि नए कुछ बातें आ रही है। नहीं हो सकता है ये, क्योंकि मुझे जो मेरी जानकारी थी, जैसे मैंने पहले बताया था कि 2017 में जो रिपोर्ट आई थी उसके बाद चीजें चल रही है। कमेटी की रिपोर्ट बहुत सही थी। जी कैप्टन अमरीश, आप क्योंकि बच्चों से सीधे जुड़े हुए हैं और आप उनकी ट्रेनिंग कराते रहे हैं, अब ऐसे हालात में उनकी स्थिति क्या है? मुझे जो बताया गया, जैसे एक बच्चा बता रहा था कि साहब जो पढ़ता है इधर उधर, उससे उसकी रोज जब वो फोन करता है अपने घर में तो उसकी माँ पूछती, बेटा रिजल्ट आया? आप क्योंकि सीधे जुड़ते होंगे उससे, बच्चों से, उनकी ट्रेनिंग से, क्या आपको क्या महसूस होता है? बच्चों को क्या लगता है, क्या दिक्कतें हैं? श्री यादव जी, सबसे पहले नमस्कार करता हूं मैं सभी को कि आपने मौका दिया। और जो आप कह रहे हैं बच्चों से हम साथ साथ जुड़े हैं, ये बड़ी दुविधा में बच्चे फंसे हैं। उनको देखिए, जिन्होंने रिटन टेस्ट दिया अब तक रिजल्ट नहीं आया, बेचारे इंतजार ही कर रहे हैं। साथ ही सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि 17.5 साल से 21 साल के बीच ये नौजवान भर्ती होते हैं। उनकी 2-2 साल की उम्र लिकड़ी जा चुकी है, लेकिन फिर भी वो इस इंतजार में बैठे हैं कि शायद 2 साल का हमें कंसेशन मिलेगा। अब वो गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड करता है कंसेशन देते हैं नहीं देते हैं। साथ ही जो लड़के ट्रेनिंग कर रहे हैं इतने मायूस हैं, जो बेचारे गांव के बच्चे हैं और जो जनरली देश की सेवा करना चाहते हैं, वो फुल हतोत्साहित हैं।
और कई बच्चे तो मैंने ऐसे देखा है कि माँ बाप उनके रोते हैं और खाने और पीने का भी जुगाड़ नहीं है, लेकिन फिर भी बेचारे कंटिन्यू ट्रेनिंग करते हैं। लेकिन गजब तो तब हो जाता है जब बार बार डेट चेंज होती है, तब बुरा हाल होता है। तो ये बार बार कब तक होगा? 2-3 साल हो चुके हैं। तो मेरा मानना यह है कि आज की जो जनरेशन है, जो नौजवान है, बिल्कुल ही हतोत्साहित है। इस पे कार्रवाई होनी चाहिए और इनके फ्यूचर के बारे में सरकार को सोचना चाहिए। बिल्कुल ठीक है, सोचना चाहिए। जनरल मोर, एक बड़ा रोचक उदाहरण आ रहा था जिसको जो मुझे पता लगा, और जैसे कि मिलिट्री में होता है कि 15 साल की नौकरी के बाद पेंशन का प्रावधान हो सकता है, और वो पेंशनर बनने की कोशिश करते हैं, उनकी कुछ ट्रेनिंग होती है, उसके बाद वो कहीं और नौकरी करने लगते हैं, अच्छी नौकरी कर लेते हैं, गवर्नमेंट उसमें सहायता भी देती है। पिछले 2 साल से ये सुना जा रहा है कि जो पेंशनर बनना चाहते हैं उन पर भी फैसला नहीं हो पा रहा, और वो काफी बड़ी मात्रा में है। तो अगर वो निकलेंगे तो दूसरे लोग आएंगे, नए बच्चे आएंगे, गवर्नमेंट के ऊपर मेरे ख्याल से बोझ भी कम होगा, या हो सकता है ज्यादा बोझ पड़ता है क्योंकि पैसा देना है और फिर एक बोझ देना पड़ेगा, तो वो दिक्कत हो सकती है। आपको क्या लगता है कि ये समस्या कितनी बड़ी है और इसमें गवर्नमेंट क्यों नहीं कर रही है? अगर एक्युमुलेशन हो चुका है, इतनी सारी एप्लीकेशन जमा हो चुकी हैं पेंशनर्स की, जो हो सकता है हजारों में हो या हो सकता है 1-8 लाख हो, तो वो उसको क्यों नहीं निपटाया जा रहा है? देखिए श्रीवास्तव साहब, इसमें 2 इश्यूज हैं। जिसने अपनी कलर सर्विस पूरी कर ली है, नॉर्मल रिटायरमेंट है, वो तो रिटायर हो रहे हैं, उनको एक दिन भी एक्सटेंशन नहीं है। तो अब देखो 2 साल में कितने लोग रिटायर हो चुके हैं, और रिटायरमेंट यूनिट से हो रहे हैं, नहीं तो सेंटर जाते हैं जहां उनका डॉक्यूमेंटेशन होता है, वहां उनका फाइनली एक विदाई होती है। आप तकरीबन 1 महीना अपने डिपो में जाते हैं, पेरेंट में पूरा आपका डॉक्यूमेंटेशन चेक होता है, वो नहीं हो रहा है। तो यूनिट से ही लोग, चलो कोविड का है, रिटायर हो रहे हैं। लेकिन कुछ एक बहुत बड़ा तबका होता है, 15 साल करते ही वो या पुलिस में जाना चाहते हैं, या अपनी एजुकेशन, और फौज में रहते रहते BA MA B.Ed कर ली, वो टीचर बनना चाहते हैं। वैकेंसीज भी हर गवर्नमेंट देती है, 5-10% हर स्टेट गवर्नमेंट एक्स सर्विसमैन को देती है। अपने घर जाना चाहते हैं, बच्चों की देखभाल करना चाहते हैं, जमीन की देखभाल करना चाहते हैं, माँ बाप की। वो जो है, वो मेरे हिसाब से, देखो मैं अपनी रेजिमेंट का बता सकता हूँ, तकरीबन 3.5% कोटा होता है हर साल प्री मेच्योर डिस्चार्ज का। 3.5, आप सोच लो, इतनी बड़ी फौज के अंदर, 12-13 लाख फौज के अंदर 3.5% कितना होता है हर साल जो हम डिस्चार्ज कर सकते हैं। वो ट्रिकल डाउन होके 0.5 या उससे भी कम है। तो बहुत ही इमरजेंसी केसेस को ही, तो एक बहुत बड़ा तबका है जो जाना चाहता है, वो जा नहीं रहा है, तो दे आर नॉट हैप्पी। वो रोज फोन कर रहे हैं, साहब मेरी एप्लीकेशन लगी हुई है, मुझे डिस्चार्ज भिजवाओ। आना चाहते हैं, वो आ नहीं रहे, और एक बहुत बड़ा सेगमेंट रिटायर होके चला गया। तो एक गैप है, और ये गैप भरा नहीं जा सकता है। आप गनर हैं, आप टैंक कमांडर हैं, आप BMP चलाते हैं, आप तोपखाने के हैं, आप EME के हैं, कौन भरेगा आपकी जगह? वो तो चला गया टेक्निकल आदमी। तो ये एक बहुत क्रूशियल हमारे उसमें है, जिसकी कि हमें बहुत मुश्किल होगा। अगर कहीं पे ऑपरेशन हो गए तो एक बड़ा सेगमेंट मिसिंग है, और ये कमी पूरी नहीं हो पाएगी। तो ये मेरे को ऐसे ऊपर से एक बर्ड्स आई व्यू देखता हूं, तो ये भी जो गैप है बहुत अच्छी चीज नहीं है हमारी सिक्योरिटी के लिए। आप तो जनरल ऐसे बड़े ओहदे पर रह चुके हैं, आप अपने मित्र यारों और जो आपके समकक्ष लोग होते होंगे या जो आपके साथ होंगे, उनसे कुछ तो अंदाजा आपको मिलता होगा, क्योंकि ऑफिशियली हमने बात करने की कोशिश की, हमें नहीं बताया गया। कुछ तो अंदाजा मिलता होगा कि गवर्नमेंट ये क्यों कर रही है, क्या वजह है? कोई थोड़े बहुत कारण होंगे, कोई चीज होगी जो 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 वो बताना चाहते होंगे। देखिए श्रीवास्तव साहब, मैं एक्चुअली इस पे अपनी उंगली किसी एक कारण पे लगा नहीं पाया हूँ, बट एक चीज मुझे बिल्कुल सामने नजर आ रही है, वो है इट इज फाइलों में है ये चीजें, कि सर्विस हेडक्वार्टर ने MOD को बता दिया, MOD कमेंट्स पूछ रहा है। बीच में एक जब से CDS बने हैं, बड़ी अच्छी बात है, CDS की जरूरत तो हमें कारगिल लड़ाई के बाद थी, लेकिन DMA आ गया, तो अभी एक चेन और ब्यूरोक्रेसी की खड़ी हो गई है। तो अभी बहुत से इश्यूज, अब सर्विस हेडक्वार्टर MOD बीच में डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स आ गया, जिसने की इंटीग्रेशन चल रहा है। तो इसमें टूर ऑफ ड्यूटी को लेके टर्म्स एंड कंडीशन चेंज होने की कोशिश हो रही है कि पैसा कैसे बचाए, बिकॉज गवर्नमेंट का बहुत सा पैसा पेंशन और पे में जा रहा है। सो दे आर कंसर्न कि बजट को कैसे कम किया जाए।
तो ये तो कोई तरीका नहीं है कि मतलब सेनाओं में आप बंदों को टाइम पे भर्ती नहीं करोगे, नौजवानों को पेंशन नहीं जाने दोगे, तो इससे जो ये बहुत छोटा अमाउंट आप बचा सकते हो। लेकिन ये कुछ कारण मुझे लग रहे हैं, बट अब मुझे एक्चुअली नहीं पता क्या कारण है। शायद कोई इस चीज को सीरियसली नहीं ले रहा है, मुझे जो लगता है शायद सीरियसली ले तो ये मसला 2-4 दिन में हल हो सकता है। निश्चित रूप से ये मामले की गंभीरता को देखते हुए इसको बहुत ही इस पर तत्काल फैसला किया जाना चाहिए, और मैं खुद व्यक्तिगत रूप से रक्षा मंत्री राजनाथ जी से इस पर बात करने की कोशिश करूंगा, और आप लोग भी अपने तरीके से जैसे भी इसका प्रतिवेदन दिया जाता है करें, क्योंकि देश की रक्षा का मामला है, और अगर किसी स्तर पर भी लापरवाही हो रही है तो उसको रोका जाना चाहिए। हाँ प्रतीक, आप कुछ कहना चाहते हैं? मैं कहना चाहता हूँ, देखिए सर, पत्राचार के बच्चों ने सारे माध्यम फॉलो किए, प्रेसिडेंट तक को लेटर लिखा सर, हमने सीएसबी के चेयरमैन को लेटर लिखा, बकायदा मिल के आए, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में सर लेटर लिखा सर, बच्चों ने हजारों की तादाद में पत्र लिखी सर। अब जनरल जैसे कि मोर सर बता रहे थे अभी बजट के ऊपर, तो मैं आपको एक आम नागरिक का बजट बताना चाह रहा हूं सर। एक औसत परिवार में 1.5 लाख रुपए खर्च करता है एक बेरोजगार बच्चा अपनी नौकरी के लिए, 1.5 लाख रुपए सर, जिसमें से 15,000 रुपए 3 महीने की कोचिंग फीस देता है, 3500 रुपए के आसपास टिफिन खर्चा होता है सर, 5 से 5,500 के आसपास हॉस्टल फीस होती है, ट्रेवलिंग होता है सर, फॉर्म भरने की फीस होती है, आजकल तो नेट का जमाना है तो मोबाइल का इंटरनेट पैक भी लेना पड़ता है सर। 1.5 लाख रुपए एक आम गांव का बच्चा उठता है, वो ब्याज पर पैसे उठाता है, वो नौकरी क्लियर, वो सारे मापदंड पूरे करता है सर, और आखिरकार वो बच्चा घर बैठा है सर। तो इसके ऊपर जरूर एक नजर आप, मेरा आपसे हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन है सर कि इन बातों को निश्चित रूप से ऊपर तक पहुंचाइएगा। बिल्कुल दर्दनाक स्थिति है, और दूसरा ये संवेदनशील भी है मामला, तो इसलिए इसको ऐसे नहीं छोड़ा जा सकता। हाँ निश्चित रूप से इस पूरे इशू को लेकर के, भर्तियों को लेकर इशू करके स्थिति साफ होनी चाहिए। गवर्नमेंट क्या करना चाहती है, कितने भर्ती कम करना चाहती, ज्यादा करना चाहती है, थोड़ा सही इस्तेमाल होना चाहिए। ये बात सही है कि आज की तारीख में मुझे नहीं लगता कि कुछ जो जहां युद्ध के क्षेत्र नहीं है या बॉर्डर स्टेट नहीं है, वहां पर मिलिट्री फॉर्म की क्या जरूरत है। पुराने जमाने में जब रही होगी तो रही होगी, तो ये सब चीजें ठीक है, लेकिन उसको उनका जो है अनावश्यक विभाग हटाए जाने चाहिए, ये भी सही है। तो कैसे उसका कैटेगराइज किया जाना है ये एक देखना होगा, और आने वाले दिनों में देखा जरूर जाएगा। सरकार निश्चित रूप से इसको कुछ विचार कर रही होगी, देरी जरूर हो रही है, और उसमें बच्चों को मुश्किलें आ रही हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका, जनरल मोर आपका, कैप्टन अमरीश आपका, प्रतीक जी आपका, जो इस गंभीर मसले पर आपने नवोदय टाइम्स पंजाब की स्थिति से बातचीत की। शुक्रिया। थैंक यू सर, सो मच, थैंक यू सो मच।